Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shilp Academy Crafting Lives। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है मार्च के सेकेंड वीक की, जहां पर हम 9th ऑफ मार्च से 15th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं कवर। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकॉन। एक महीना बचा है, आई नो बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म और सीयूईटी का डंडा हो चुका है स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। सबसे पहले आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इंपॉर्टेंट करंट बता दूं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो 8th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट होता है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी स्कीम्स वुमेन्स के लिए इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि जी सफल। जी सफल में जी का मतलब गुजरात और सफल का मतलब है स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। तो ये एक तरीके से अंत्योदय फैमिली के मतलब ये हो गया, वो फैमिलीज जो राशन पर खाना लेती है सरकार से, उन फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी गवर्नमेंट यहाँ पर। सेकंड स्कीम है जी मैत्री। यहाँ पे जी का मतलब गुजरात और मैत्री का मतलब है मेंटोरशिप एंड एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इनकम। अगेन इस स्कीम के अंतर्गत सरकार जो है वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट देगी, जिनका फोकस ज्यादातर रूरल लाइवलीहुड एनहेंसमेंट पर रहता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये मॉरिशस नेशनल डे, जो कि 12th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा, वहां पर एज अ नेशनल एज अ चीफ गेस्ट वहां पर जाने वाले हैं। तो मॉरिशस के नेशनल डे की जो सेरेमनी है ये 11 से 12th ऑफ मार्च को स्टार्ट हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो टूर है मॉरिशस का, वो 11th ऑफ मार्च से ही स्टार्ट हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस नवीन चंद्र रामगूलम ने इनविटेशन दिया था। तो मॉरिशस के बारे में जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉरिशस इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, स्ट्रैटेजिक टाइज बहुत अच्छे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो मॉरिशस हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, वो एक सागर सागर एक जो इंडिया का ब्रॉड स्ट्रैटेजिक विजन है उसको भी फ्रेम करता है कहीं ना कहीं, और दिखाता है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया कितना डोमिनेंट है ना। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो कहीं ना कहीं ये विजिट जो है ये इंडिया के ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक विजन को भी कवर करती है। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, यहाँ पे मॉरिशियन रूपी करेंसी चलती है। गोखुल यहाँ के प्रेसिडेंट है और नवीन चंद्र रामगूलम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हिफाजत। प्रोजेक्ट हिफाजत यहाँ पर विमेन और चिल्ड्रन को किसी भी तरीके की होने वाले वायलेंस से बचाता है, उनको इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ये इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन ये इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। यहाँ पे विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन दैट इज 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन दैट इज 1098 स्टार्ट किया गया है, जो राउंड द क्लॉक यहाँ पर चलेगी। अर्जेंट केसेस जितने भी होंगे वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट टीम ERSS 112 को भेज दिए जाएंगे फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन। और जैसे कि मैंने आपको बोला, 181 नंबर है विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन और केवल चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए है 1098। पंजाब की बात हुई है तो पंजाब के कुछ स्ट्रैटेजिक पंजाब के कुछ स्टैटिक कवर कर लेते हैं। जैसे पंजाब की CM भगवत मान है, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, कैपिटल है चंडीगढ़। इसी के बाद पंजाब में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं, तो प्लीज उसको एक बार देख कर जाइएगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर रशिया के साथ, रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है रॉसबॉर्न, रॉसबॉर्न एक्सपोर्ट, ROE इस कंपनी को बोलते हैं। रॉसबॉर्न एक्सपोर्ट के साथ एक डिफेंस डील साइन करी है। डिफेंस डील है $248 मिलियन की डील, जिसमें इंडियन आर्मी क्या करने वाली है, इंडियन आर्मी अपने T-72 टैंक्स का इंजन अपग्रेड करने वाली है। इंडियन आर्मी के पास T-72 टैंक्स इंडियन आर्मी के टैंक फ्लीट की बैकबोन कही जाती है। हम यहाँ पर जो इंजन अभी तक टैंक्स में यूज कर रहे हैं वो 780 हॉर्स पावर का इंजन है, जिसको अपग्रेड कर कर हम 1000 हॉर्स पावर का करने जा रहे हैं, ताकि बैटल फील्ड में इनकी मोबिलिटी, इनकी ऑफेंसिव कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो सके। इसके साथ चलते हैं इंडियन नेवी की तरफ। इंडियन नेवी सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रोपैक्स 2025 को कर लेती है कंक्लूड। आपको बता दूं यहाँ पे ट्रोपैक्स का मतलब है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज जो है ये इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करती है। और थिएटर लेवल का मतलब होता है कि यहाँ पर इंडिया के सारे जो डिफेंस फोर्सेस है वो इंक्लूड होंगी, जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये जनवरी से मार्च 2025 तक चली इन द वास्ट एरियाज ऑफ इंडियन ओशन रीजन।
इसमें 65 तो वॉरशिप थे, 9 सबमरीन्स थी, 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे। तो आप सोच के चलिए ये ट्रोपेक्स 2025 किस लेवल की एक्सरसाइज होगी। इसके बाद इंडिगो जो है ये दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बन गई है इन द ईयर 2024। माफ कीजिएगा। इंडिगो जो है ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बन गई है। इंडिया की तो इकोनॉमी एयरलाइन ये है ही। आपको बता दूं ईयर ऑन ईयर 1% जो इसका सीट कैपेसिटी है, तो ईयर ऑन ईयर 1% इसका सीट कैपेसिटी बढ़ता है। 2024 में इसकी सीट कैपेसिटी बढ़ के 134.9 मिलियन सीट्स हो गई थी। कतर एयरवेज ऑफ कोर्स इस पूरी लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है। यहां पर ईयर ऑन ईयर इसका सीट कैपेसिटी 10.4% बढ़ता है, मतलब पिछले साल बढ़ा। ठीक है जी। तो इंडिगो जो है ये दुनिया की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर में भी सबसे ऊपर आती है। मतलब अभी आप ये मान के चलिए कि 900 एयरक्राफ्ट इन्होंने एक बारी में ऑर्डर किए हैं, एक बारी में, जिसमें से अभी तक इनको 58 मिले हैं। तो विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल द एयरलाइंस। आज तक कभी किसी एयरलाइन ने इस लेवल से जो एयरक्राफ्ट है वो कभी ऑर्डर नहीं करे। इसके बाद फ्रेंड्स ग्लास सीलिंग इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसमें सबसे ऊपर आपको कंट्री दिखेगी फ्रांस, सेकंड पर स्पेन, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया। और अगर इंडिया की बात करें तो अपन टॉप 10 में भी कहीं नहीं है, हम टॉप 10 पे कहीं नहीं है। अब आप बोलेंगे ग्लास सीलिंग इंडेक्स है क्या सर? तो बेटा ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स जो है ये आप मान के चलिए ये उन कंट्रीज को इवेल्युएट करता है जो कंट्रीज वर्किंग विमेन के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है ना। तो इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को, उसी दिन ग्लास सीलिंग इंडेक्स लेकर आया गया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स को कौन कंडक्ट करता है? तो द इकोनॉमिस्ट, एक ग्रुप है द इकोनॉमिस्ट के नाम से। तो द इकोनॉमिस्ट के नाम से जो ग्रुप है उसने बोला कि फ्रांस तो दुनिया में सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है फॉर वर्किंग वुमेन, उसके बाद स्पेन और उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे नोटेबल शिफ्ट जो है वो देखने वाली ये है कि जापान में हमको नोटेबल शिफ्ट देखने को मिलता है। मतलब जापान का जो यहाँ पर अडेप्टिबिलिटी है वो 10 से 16% बढ़ जाता है, खासकर की पॉलिटिकल लैंडस्केप की अगर हम बात करें। पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब ये है कि इस इंडेक्स में ये भी बताया जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज की पार्लियामेंट में कितना कितना विमेन रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, तो वो भी इस इंडेक्स का एक पार्ट है। तो इस इंडेक्स के इस पार्ट में ये बताया गया है कि ओवरऑल दुनिया में 34% अगर हम देखते हैं तो विमेन रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट्स में, जिसमें सबसे ज्यादा जापान में देखा गया है, 16% विमेन रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। ब्रिटेन में 41%, नोटेबल शिफ्ट बता रहा हूं मैं आपको। हालांकि यूएस में विमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हुई है, 7% रह गई है। टर्की वर्स्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग वुमेन। ये भी बता दूं क्यों, क्योंकि ये बताती है कि जेंडर बायसनेस और वीक वर्क प्लेस प्रोटेक्शन की वजह से टर्की वर्स्ट प्लेस बताई गई है। और बाकी जापान, टर्की, साउथ कोरिया ये तो खैर परसिस्टेंट चैलेंजेस फेस करते ही हैं, बट फिर भी जापान एक नोटेबल शिफ्ट यहां पर दिखाता है। इसके बाद फ्रेंड्स मार्च 10 को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको CISF कहते हैं, इनका फाउंडेशन डे मनाया गया, जिसको राइजिंग डे बोलते हैं। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर एक लोन लेकर आती है। लोन का नाम है अस्मिता लोन, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही एक डेबिट कार्ड इशू किया गया है, दैट इज नारी शक्ति डेबिट कार्ड। तो ये अस्मिता लोन जो है ये कोलैटरल फ्री लोन है, जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो MSME सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई ये कह लीजिए सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। ठीक है। और ऑफ कोर्स आपके लिए एक अलग से डेबिट कार्ड, दैट इज नारी शक्ति डेबिट कार्ड। ये सब चीजें इंटरनेशनल विमेन डे के अवसर पर इंट्रोड्यूस की गई है। इसके बाद माधव नेशनल पार्क फ्रेंड्स, माधव नेशनल पार्क इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व बन गया है। कहां पर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर भूपेंद्र यादव की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये MP में है, क्योंकि भूपेंद्र यादव MP के CM है। सॉरी, भूपेंद्र यादव इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करते हैं माधव नेशनल पार्क की, तो ये MP में है, क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडिया में अगर हम बात करते हैं, दुनिया की 75% टाइगर पॉपुलेशन एलोन आपको इंडिया में देखने को मिलती है। टाइगर को कंजर्व करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। इंडिया में हाल फिलहाल में 57 टाइगर रिजर्व थे, और अब MP में एक और बढ़ गया है, तो अब 58 हो गए हैं। तो ये रिसेंट माधव नेशनल पार्क किधर है? ये MP में है फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो अब MP की अगर हम बात करते हैं, तो अकेले MP में टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व 59 और 58 में से 9 टाइगर रिजर्व बस MP में आपको देखने को मिलते हैं।
इसके बाद मार्क कार्ने की बात कर लेते हैं। तो मार्क मार्क कार्ने जो है, ये जस्टिन ट्रूडो के बाद कनाडा के नई पीएम है। जस्टिन ट्रूडो की तो बैंड बजा दी थी, या डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस ने बार बार गवर्नर गवर्नर कह के उनको चिढ़ाते थे, तो एटलास भाई ने रिजाइन ही कर दिया। और अब कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर आपके सामने है मार्क कार्ने, जो कि 24th पीएम है कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, इंडियन आर्मी जो है वो किर्गिस्तान गई है। क्यों? क्योंकि किर्गिस्तान के साथ हम खंजर खंजर 12th करने वाले हैं, मतलब कर रहे हैं, जो 10th ऑफ मार्च से 23rd ऑफ मार्च तक चल रही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग देखेंगे वो क्या है कि ये 12th एडिशन है। ये खंजर एक्सरसाइज का 12th एडिशन है, जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। पहला एडिशन 2011 में हुआ था। और ऑल्टरनेटिंग, मतलब ऑल्टरनेटिव वेन्यूज बदलती रहती है, पहले इंडिया में होगा, फिर किर्गिस्तान में होगा, एंड सो ऑन। लास्ट एडिशन इंडिया में हुआ था जनवरी 2024 में, तो इस बार का एडिशन किर्गिस्तान में हुआ है। आगे चलते हैं। एचडीएफसी बैंक का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। और इस प्रोजेक्ट नमन के अंदर जो मतलब बेनिफिट्स हैं, वो आर्मी वेटरन्स को भी एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो एचडीएफसी बैंक इंडियन आर्मी और सीएससी एकेडमी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट नमन को एक्सपेंड कर रहा है। प्रोजेक्ट नमन में आर्मी वेटरन्स, उनकी फैमिलीज एंड देयर नेक्स्ट ऑफ किन सपोर्ट किया जाएगा। सभी को कैसे? फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए इन लोग जगह जगह पर, मतलब आप ये मान के चलिए कि सेंटर स्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये एचडीएफसी का प्रोजेक्ट नमन जो है, ये एचडीएफसी बैंक के ही परिवर्तन प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। ठीक है, परिवर्तन प्रोग्राम जो फोकस करता है इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस फॉर वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडियन फुटबॉल आइकॉन सुनील छेत्री, इन्होंने अनाउंस कर दिया था रिटायरमेंट, हो भी गए थे ये रिटायर। बट पहली बार हम लोगों ने देखा है कि 40 साल की उम्र में एक इंसान कम बैक कर रहा हो। इंडियन फुटबॉल टीम के आइकॉन सुनील छेत्री, सेंसेशनल कम बैक किया है इन्होंने नेशनल टीम में एट द एज ऑफ 40। अपने ही रिटायरमेंट डिसीजन को रिवर्स कर दिया है सर ने जून 2024 से। इंडिया के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर रहे हैं। अब ये मान के चलिए, रोनाल्डो और मेसी के बाद अगर नाम आता है तो इंडिया के मतलब सुनील छेत्री का आता है। दुनिया में नंबर 4th पर आते हैं ये इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरर्स। सबसे ज्यादा गोल यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड नंबर पर लियोनल मेसी, थर्ड नंबर पर अली दे, और फोर्थ नंबर पर आते हैं इंडिया के प्लेयर सुनील छेत्री। इनका डेब्यू, इंटरनेशनल डेब्यू पाकिस्तान के अगेंस्ट 2005 में हुआ था। सबसे ज्यादा कैप्ड इंडियन प्लेयर रहे हैं, 140 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस में आपने इनको देखा है। इसके बाद आपको पता ही है, इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान जो होस्ट कर रही थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल हम लोगों ने जीत लिया है, न्यूजीलैंड को हराया हम लोगों ने। फाइनल मैच दुबई में खेला गया था, 252 रन हम लोग चेस कर रहे थे, जो हम लोगों ने आराम से चेस कर लिए। वेन्यू थी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग करते हुए 251 रन्स बनाए, तो 252 का टारगेट हम लोगों को दिया था। इस पूरे की पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला रोहित शर्मा को, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल मिला रचिन रविंद्रन को, या रचिन रविंद्र को। इसके बाद प्रणव वेंकटेश की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये दो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। टॉप विकेट टेकर्स में सबसे ऊपर रहे हैं मैट हेनरी न्यूजीलैंड के, और टॉप रन स्कोरर्स में सबसे ऊपर रहे हैं रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के। तो दोनों ही टॉप विकेट टेकर्स और टॉप रन स्कोरर्स दोनों में आप लोगों को न्यूजीलैंड के प्लेयर सबसे ऊपर दिखेंगे। उसके बाद प्रणव वेंकटेश की बात करते हैं, तो इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीत ली है। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 साल के हैं। और ये जो वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप है, ये टाइटल हुआ था पेट्रोवैक में। कहां पर हुआ था? पेट्रोवैक, पेट्रोवैक सिटी में ये वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप खेला गया था। मार्च 10th को फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस डे सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस डे सेलिब्रेट होता है, कि विमेन की इंपॉर्टेंस लीगल सिस्टम्स में क्या है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्लियर कर देती है अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस जो माल्या बागची टू सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में टोटल मिला के 34 जजेस आते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस भी होता है। और जस्टिस बागची अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं, जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट अब अपनी फुल स्ट्रेंथ पर आ गया है।
जस्टिस बागची से पहले यहाँ पर 33 जजेस ही थे, और जस्टिस बागची के बाद अब टोटल मिला के 34 जजेस आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहे हैं। ये है जस्टिस बागची। तो जस्टिस बागची जो है ये अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे, अब इनको सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज बुला लिया है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट इंडिया में 1950 26 ऑफ जनवरी को ही हो गई थी, बट इसने काम करना 2 दिन बाद शुरू किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय संजीव खन्ना जी है, जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो है 34। या तो धर्मस्थो जय, ये सुप्रीम कोर्ट का मोटो है। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, जो पहले CGF होती थी, अब ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट हो गई है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम चेंज होकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट हो गया है। तो एक स्पोर्ट्स फेडरेशन से अब ये ग्लोबल स्पोर्ट्स मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। ये अनाउंसमेंट 10th ऑफ मार्च को आया इन द सेलिब्रेशन ऑफ कॉमनवेल्थ डे। तो इस फेडरेशन का नाम चेंज हो गया है, अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाएगी। इसके बाद इंडिया ने 4th ऑफ मार्च से 10th ऑफ मार्च के बीच 54th नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया। 54th नेशनल सेफ्टी वीक हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इवेंट जो है इसमें हम लोगों ने नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है उसको देखा, तो क्योंकि पूरा इवेंट नेशनल सेफ्टी काउंसिल ही सुपर हेड कर रही थी। और इस साल की थीम रही है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। पता ही है ना आपको, डेवलप्ड कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो सेफ्टी और वेलबींग है। इसके बाद 12th ऑफ मार्च को नो स्मोकिंग डे, नेशनल नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स। और इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्होंने मिलकर एक मतलब ये मान के चलिए कि इन्होंने मिलकर नेशन वाइड कैंपेन्स लॉन्च करने का मतलब एग्रीमेंट किया है, ताकि इंडिया में हर जगह फिनेंशियल लिटरेसी को बूस्ट किया जा सके, लोगों को बताया जा सके बैंक्स का क्या यूज है, बैंक्स में अकाउंट्स होंगे, अगर आप सारी ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम से करेंगे तो इसका किसका ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर दो इंस्टीट्यूशंस मिलकर इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दे रही है। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और दूसरा NCFE हो गया, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, RBI भी अपने लेवल पर फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देता है, क्योंकि RBI का खुद का कैंपेन है एक, RBI कहता है कैंपेन। तो RBI का भी एक कैंपेन है, RBI कहता है कैंपेन, जिसमें RBI सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है उसको प्रमोट करता है। इसके बाद नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है, जिसको आप NAI बोलते हैं, इन्होंने अपना 135th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 11th ऑफ मार्च को। तो मान के चलिए 135 ईयर्स पहले अंग्रेजों के जमाने में इसको 1891 में स्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, जो कि 1911 में दिल्ली शिफ्ट हुआ। आज की डेट में नेशनल आर्काइव जहां पर है वो बिल्डिंग 1926 में बनी थी, और 1937 में नेशनल आर्काइव्स को पूरी तरीके से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। इस पूरे स्टेब्लिशमेंट डे में, मतलब इस पूरे फाउंडेशन डे में, हमने ज्ञान भारतम मिशन का भी लॉन्च देखा। मतलब इस इवेंट में ज्ञान भारतम मिशन का भी एक लॉन्चिंग सेरेमनी हम लोगों ने देखी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है। डिजिटाइजेशन जो इंडिया के रिच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को एक तरीके से प्रिजर्व करता है। इंडिया के जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च हुआ। इसके बाद असम की बात करते हैं, तो असम बन गया है अ, ऐसा स्टेट जिसने अपने खुद की सैटेलाइट लॉन्च करी है, गवर्नेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और असम की खुद की सैटेलाइट का नाम है असम सैट। तो मतलब एक स्पेस टेक्नोलॉजी में असम की तरफ से एक मेजर स्टेप है। असम की फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग ने भी अनाउंसमेंट करा था स्टेट बजट प्रेजेंटेशन के टाइम पीरियड में कि असम अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और ये सैटेलाइट से होगा क्या, क्रिटिकल डेटा जिसकी रिक्वायरमेंट सभी को होती है, क्रिटिकल डेटा का फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से जितने भी अ, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट, उसको बेटर तरीके से मैनेज किया जा पाएगा। अब असम की बात कर लेते हैं। तो असम स्टैट की बात हो रही है, तो बेटा असम के CM आपको दिख रहे होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और कैपिटल है दिसपुर। इसके अलावा असम में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। इस लिस्ट को एक बार देख लेना।
इसके बाद अतुल कुमार गोयल जी की बात करते हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं अतुल कुमार गोयल, और मैनेजिंग डायरेक्टर भी। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये बॉडी 1946 में बनी थी। इंडिया की सभी बैंक्स का एक यूनियन कह सकते हो आप इसे। इससे पहले अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और ही वॉज द चेयरमैन ऑफ आईबीए। ऐसे नहीं है कि पहले कभी चेयरमैन नहीं थे, आईबीए के चेयरमैन भी थे ये 2021, 22, 22, 23 टर्म में। मतलब 2 साल तक पहले भी आईबीए के चेयरमैन रह चुके हैं ये। इंडिया बांग्लादेश की बात करते हैं, तो इंडिया बांग्लादेश ने यहां पर दो एक्सरसाइज करी। पहली एक्सरसाइज थी कॉरपैट, कॉरपैट जिसको यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहते हैं। और दूसरी जो एक्सरसाइज करी वो थी बोंगो सागर। बोंगो सागर जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में। 10 मार्च को ये स्टार्ट हुई, 12 मार्च तक चली। इसके अलावा इन्होंने कॉरपैट भी किया। कॉरपैट भी हर साल होती आई है 2018 से, जबकि बोंगो सागर पहली बार जो थी, मतलब ये हर साल 2023 इसका लास्ट एडिशन था, फिफ्थ एडिशन था। इस बार इसका ये सिक्स्थ एडिशन आपको देखने को मिला है। बोंगो सागर, सॉरी सॉरी सॉरी, बोंगो सागर का इस बार ये फोर्थ एडिशन था। और कॉर्पैट का जो था ये इस बार फिफ्थ एडिशन था। पहली बार कॉर्पैट को 2018 में किया गया था। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल और बोंगो सागर एक्सरसाइज, ये दोनों ही एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश के बीच में होती है। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉरिशस के नेशनल डे के लिए गए थे मॉरिशस में एज अ चीफ गेस्ट। तो वहां पर मॉरिशस ने इनको उनकी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड दिया, हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए ये, और बहुत इंपॉर्टेंट करंट भी हो सकता है ये सीयूटी के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि बेटा मॉरिशस ने ये अवार्ड काफी सालों के बाद दिया है। मुझे याद है लास्ट टाइम ये अवार्ड नेल्सन मंडेला को 1998 में मिला था। उसके बाद जाकर किसी फॉरेन कंट्री के हेड को ये अवार्ड मिला है। मतलब वैसे तो 21st इंटरनेशनल ऑनर हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये, बट मॉरिशस ने 1998 के बाद जाकर, अब जाकर 27 सालों के बाद जाकर यह अवार्ड किसी फॉरेन कंट्री को दिया है। अवार्ड का नाम तो बता दो सर, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गले में पहना हुआ है। इसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार अवार्ड। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार अवार्ड, ये मॉरिशस का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। मॉरिशस के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कैपिटल पोर्ट लुइस है, यहाँ पे मॉरिशियन रूपी करेंसी चलती है। इसके बाद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर चलती है, इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। और ये बात पर अब मोहर लग गई है कि आने वाले कुछ सालों में दिल्ली के यमुना में वाटर क्रूज चलेंगे। दिल्ली यमुना 4 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच है, जिसको नेशनल वाटरवे 110 के अंदर रखा गया है। तो सोनिया विहार से लेकर जगतपुर तक की एक तरीके से यमुना रिवर पर वाटर क्रूज चलाया जाएगा। और ये वाटर क्रूज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। ये अथॉरिटी 1986 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की सिटी नोएडा में है। श्री विजय कुमार इसके चेयरमैन है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक हिस्टोरिक टेस्ट खेलने वाले हैं, हिस्टोरिक टेस्ट मैच, जो कि वन ऑफ डे नाइट टेस्ट मैच होगा। और आपको बता दूं, ये जो टेस्ट क्रिकेट है ये बहुत ही मॉन्यूमेंटल माइलस्टोन सेलिब्रेट करेगा, इसलिए इसको खेला जा रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है, ये मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आज से पहले, आज से 150 साल पहले टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट मैच इसी ग्राउंड पर हुआ था। मतलब इसी एमसीजी ग्राउंड का नाम है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड का नाम है। तो 1877 में, मार्च 1877 में, अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट की फाउंडेशन की नींव रखी थी। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट की फाउंडेशन की उसने नींव रखी थी। तो इसी एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच को दोबारा से रिपीट किया जा रहा है तकरीबन 150 सालों के बाद। 150th एनिवर्सरी डे नाइट टेस्ट एट मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड खेला जाएगा दोबारा उन्हीं टीम्स के बीच में जहां से ये शुरू हुआ था, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो एक बहुत ही हिस्टोरिक मॉन्यूमेंटल माइलस्टोन यहां पर अचीव होगा। इसके बाद वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025, बेटा ये ऑर्गेनाइज की गई ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी के द्वारा। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ
जल शक्ति के अंडर यहाँ पर चलती है। ये इवेंट 12 मार्च को शुरू हुआ एट द एनडीएमसी, मतलब नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली। इसके बाद आगे बात करते हैं। इंडिया जो है यहाँ पर नो मनी फॉर टेरर, इस समिट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि कोई पैसा टेररिज्म के नाम पर नहीं दिया जाना चाहिए। नो मनी फॉर टेरर। ये जो समिट है ये कहां पर हुई? ये समिट पहली बात तो फोर्थ समिट है, और इस बार ये जर्मनी के म्यूनिक में हुई। जर्मनी की सिटी है म्यूनिक, वहां पर ये हुई नो मनी फॉर टेरर। और इस नो मनी फॉर टेरर नाम की ऑर्गेनाइजेशन के तो हम 2018 से ही एक्टिव मेंबर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं। इंडिया जो है ये दुबई में एफडीआई लाने वाला सबसे बड़ा देश बना। तो अगर हम दुबई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्रीज की लिस्ट को देखें, तो दुबई में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस बार इंडिया से आया। लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दुबई। हमने यूएस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम को भी सरपास कर दी। मतलब हमारे लिए इस बार दुबई टॉप डेस्टिनेशन रही, इंडिया के लिए टॉप डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई। हमारी कंट्री को मिला नहीं मिला मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमने भर भर के दिया। मतलब इंडिया जो टोटल दुबई ने पिछले साल एफडीआई रिसीव किया था 2024 में, मान के चलिए कि $100 बिलियन रिसीव किए होंगे टोटल मिलाकर। तो $100 बिलियन में से $21.5 बिलियन इंडिया इंडिया ने भेजे हैं बस। तो 21.5% एफडीआई इंडिया से गया है अकेले दुबई। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बेटा अप्रूव कर दिया है 10,000 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड। 10,000 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड जो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू किए जाएंगे। जीरो कूपन बॉन्ड्स होते क्या है? तो जैसे बैंक्स एफडी इशू करते हैं ना, उसी तरीके से कंपनी बॉन्ड इशू करती है, गवर्नमेंट कंपनी, जब उनको पैसा चाहिए होता है। तो मान के चलिए कि ये बॉन्ड है जिसकी वैल्यू, एक की वैल्यू है ₹10,000। तो मैं इस बॉन्ड को खरीदूंगा तो आई नीड टू पे 10,000, और मैंने बोला इस बॉन्ड की वैलिडिटी जो है वो 10 साल की है। 10 साल की। तो आज मैं अगर ये खरीदता हूं तो मुझे मेरे 10,000 2035 में मिलेंगे। तो आप मुझे बोलेंगे सर 2025 में अगर मैंने 10,000 दिए, 2035 में भी अगर मुझे 10,000 ही मिलने हो, तो मैं इस बॉन्ड पर पैसा क्यों लगाऊं? अरे सुनो तो लो बेटा। जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। डिस्काउंट पर इशू मतलब ये 10,000 रुपीज के बॉन्ड आपको 50% डिस्काउंट पर इशू किए गए। मतलब आपको इस बॉन्ड के लिए ₹5,000 ही पे करने हैं, और 10 सालों के बाद आपको 10,000 मिल जाएंगे। मतलब 50% का मुनाफा 10 सालों में। तो ये 10 साल 1 महीने की वैलिडिटी के साथ लॉन्च किए गए। किस गवर्नमेंट कंपनी ने लॉन्च करे? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। 10,000 करोड़ के टोटल मिलाकर ये बॉन्ड इशू किए गए। इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। और यहां पर डिस्काउंट दिया गया है तकरीबन तकरीबन 50% का। मतलब 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड है जो लोगों को मिला 50,454 में। तो 1 लाख रुपीज का बॉन्ड आपको 50,500 रुपए में मिल गया। इसके बाद आगे चलते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यहां पर जीत लिया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यहां पर जीत लिया है एयर सर्विस क्वालिटी, एयर सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में 40 मिलियन पैसेंजर से भी ज्यादा पैसेंजर रिसीव करने वाली कैटेगरी में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिल गया है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि हमारे कस्टमर सर्विस एक्सेलेंस को भी शोकेस करता है। ये एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड देता कौन है? ये देता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एसीआई। तो यहां पे मतलब दुनिया के 400 एयरपोर्ट्स में से बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है हमें। इसके बाद जयश्री। जयश्री जो है ये बन गई है इंडिया फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसार अवार्ड। जयश्री हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। वेटलैंड क्या होते हैं फ्रेंड्स? वेटलैंड्स होते हैं दलदली भूमि को कहते हैं। जब बारिश होती है ना तो इन दलदली भूमि की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। तो रामसार रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज पहली बार जिस इंडियन को मिला है वो आपके सामने है, मैडम जयश्री। एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ग्लोबल अवार्ड। आगे चलते हैं। नासा का नया स्पेस टेलीस्कोप। नासा का नया स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है स्फेरेक्स, ये लॉन्च हो गया है बेटा। 488 मिलियन
डॉलर का ये मिशन है जो गैलेक्सी फॉर्मेशन और उसका एवोल्यूशन पड़ेगा। तो आपको बता दूं, मिल्की वे के अंदर हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो ट्यूसडे को इसको स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च किया गया फ्रॉम कैलिफोर्निया। और ये टेलीस्कोप पूरे की पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल के साथ, मतलब इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल कैप्चर करेगा, एक स्वीपिंग व्यू लेगा पूरे मिल्की वे गैलेक्सीज। प्लस 100 ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आउटसाइड आर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी को तो ये देखेगा ही देखेगा, प्लस हमारी गैलेक्सी के बाहर की गैलेक्सीज को भी मैप करेगा। इस पूरी के पूरे सैटेलाइट का वेट 1110 पाउंड्स है, तकरीबन तकरीबन 500 kg। और स्फेरिक्स 6 महीने तक स्पेस में रहेगा। उसके बाद चाइना ने बना लिया है दुनिया का सबसे बड़ा जाइंट हाइपरसोनिक रेडार। ये रेडार को मतलब हल्के में मत लेना, क्योंकि ये 5,000 किलोमीटर दूर अगर कोई मिसाइल लॉन्च हुई होगी, इस रेडार को पता लग जाएगा। इस रेडार की रेंज एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा है, 5,000 किलोमीटर। मतलब अगर अब्दुल कलाम एयरपोर्ट से भी, अब्दुल कलाम आइलैंड से भी, अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से भी अगर कोई मिसाइल इंडिया लॉन्च करता है, तो चाइना विल गेट टू नो अबाउट दिस। और इस तरह की टेक्नोलॉजी चाइना के अलावा यूएस और रशिया के पास ही है। तो चाइना ने इस रेडार का नाम क्या रखा है? इस रेडार का नाम रखा है एलपीएआर। इस रेडार को एलपीएआर कहते हैं, लार्ज फेज्ड एरे रेडार। जो इतने बड़े रेंज तक को कवर करता है, ऐसे रेडार्स को एलपीएआर कहते हैं। अब चाइना ने इसका क्या नाम रखा, मैं वो तो लेके नहीं आया। बस इस रेडार को कहाँ लगाया गया है, तो चाइना की यूनान प्रोविंस में, जो कि म्यांमार बॉर्डर के बहुत पास है। इसके बाद फ्रेंड्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कंक्लूड हो गए हैं और सबसे ज्यादा मेडल यहां पर इंडियन आर्मी ने जीते, 18 मेडल, जिसमें 7 गोल्ड रहे। सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश रहा 6 गोल्ड के साथ, मेडल इसके भी 18 ही है। ठीक है जी। तो आपको बता दूं, खेलो इंडिया इनिशिएटिव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लेता है। टोटल मिला के 19 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 400 से ज्यादा एथलीट थे। और क्योंकि विंटर गेम्स है तो ज्यादातर लेह लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में ये खेले गए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स को 2 फेजेस में खेला गया था। पहले फेज को लद्दाख में खेला गया, लेह लद्दाख, फ्रॉम 23 टू 27 जनवरी। और दूसरा फेज जम्मू कश्मीर में हुआ फ्रॉम मार्च 9 टू मार्च 12। दोनों फेजेस में कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले गए वो आपके सामने है। इसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फेब्रवरी 2025 में, फेब्रवरी ऑफ द मंथ फेब्रवरी सॉरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फेब्रवरी मेल अवार्ड गया शुभमन गिल को। और फीमेल का अवार्ड गया अलाना किंग को, अलाना किंग जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। इसके बाद 14 मार्च को फ्रेंड सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऑफ रिवर्स। और इसी दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड स्लीप डे। फिर ये भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि तमिलनाडु ने यहां पर रुपी के सिंबल को रिप्लेस कर दिया है। रुपी के सिंबल को अपने स्टेट बजट को प्रेजेंट करते समय, जो पहले 2024 का स्टेट बजट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, 2025 के स्टेट बजट में आप साफ देख रहे हैं रुपी के सिंबल को रिप्लेस कर दिया। तो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये डिसीजन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने लिया। तो उनको मतलब एक कल्चरल बैटल यहां पर देखने को मिल रही है, कल्चरल बैटल। तो भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि तमिलनाडु का जो ये नया बजट लोगो सिंबल है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला रुपी का सिंबल जो है, यहाँ पर इंस्टेड मतलब स्टैंडर्ड रुपी सिंबल को यहाँ पर यूज नहीं किया गया। और ये तमिल आइडेंटिटी को, ये सिंबल तमिल आइडेंटिटी को, तमिल लिंग्विस्टिक प्राइड को बहुत प्रमोट करता है। तो सीधा सीधा अगर आप देखें तो नॉर्थ और साउथ के वो कल्चरल बैटल को यहाँ पर मतलब प्रमोट किया जा रहा है। इसके बाद 2024 एसीएम एएम, अगर हम बात करते हैं 2024 एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड इस बार दिया गया किसको? आपको बता दूं, एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड जो है, इसको नोबेल प्राइज कहा जाता है कंप्यूटर्स में। इन कंप्यूटिंग दिस अवार्ड इज कॉल्ड नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटर्स। इस बार ये एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड मिला एंड्रयू बार्थो और रिचर्ड सतन को। रिचर्ड सूतन और एंड्रयू बार्थो, इन दोनों को मिला। रिचर्ड सूतन जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के हैं, और अगर हम एंड्रियो बातो की बात करते हैं तो ही इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। ठीक है जी। इस अवार्ड को आप एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 कहते हैं। ये अवार्ड गूगल स्पॉन्सर करता है, मतलब यहां पर क्योंकि प्राइज मनी गूगल देता है, दैट इज $1 मिलियन।
और जिस फील्ड में इन दोनों को अवार्ड मिला दैट इज रिइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसको RL कहते हैं, रिइंफोर्समेंट लर्निंग। और आज का आखिरी करंट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जो कि 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड विद दिस नोट, दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द चैनल ऑफ लाइफ शिल्प एकेडमी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड वीक ऑफ करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्रिपरेशन जारी रखिए, आपके पास 1 महीना ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।